हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज टेक डेली स्टडी। आज प्रॉफिट प्रायर इनकॉर्पोरेशन का लेक्चर नंबर 6 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ पीपीआई। स्टार्ट करेंगे आज से क्लास। सेल्स का 2/3 1/3 वाला कंसेप्ट क्लियर किया था, बराबर है। चलिए आज देखते हैं क्या सम आपको मिल रहा है। फ्रेश एवर फ्रेश वाला सम, शायद ये वाला ही सम किया था हमने, नहीं हाँ यही था ना, ठीक है। चलो, महेश लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 मार्च 2017। इनकॉर्पोरेशन का डेट दिया है 1 मार्च 2017, ध्यान से। इनकॉर्पोरेशन का डेट 1 मार्च 2017 है। टू एक्वायर टिम्बर मर्चेंट बिजनेस एज ऑन 1 जनवरी 2017। बिजनेस कभी चालू हुआ है? जनवरी में। और इनकॉर्पोरेशन क्या है? मार्च। अब तक अप्रैल से मार्च का कैलेंडर होता था, बट यहाँ पे बिजनेस जो चालू हुआ है वो 1 जनवरी में चालू हुआ है और इनकॉर्पोरेशन हुआ है 1 मार्च को। द पीसी वाज 6 lakhs to be satisfied by issue of 30,000 equity shares of 10(3) and 3,006% debentures of 100 each. Following is the trading and profit and loss account for the year end 31st December 2017. बैलेंस शीट आपको प्रॉफिट एंड लॉस बना के दिया है, हमने हमारा इनकम स्टेटमेंट बना दिया है। तो इनकम में अगर ध्यान से देखो तो आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस इंपॉर्टेंट है। ग्रॉस प्रॉफिट है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, शेयर ट्रांसफर फीस है, ये 3 चीज आपका इनकम है। बाकी ये सब आपके एक्सपेंसेस है और ये आपका नेट प्रॉफिट है। तो पोस्टिंग कर लेता हूं पहले। ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, शेयर ट्रांसफर फीस, ये तीनों इनकम में आ गया। एक्सपेंस में यहां से स्टार्ट होगा, प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट नहीं, स्टाफ सैलरी आ गया, फिर उसके बाद ऑफिस एक्सपेंसेस आ गया, फिर रेंट आ गया, सेलिंग एक्सपेंसेस आ गए, कैरेज आउटवर्ड, डिबेंचर इंटरेस्ट, डायरेक्टर फीस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन पीसी, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, है ना। उसके बाद ऑडिट फीस और नेट प्रॉफिट। क्लियर है? इतना इतना तो कॉपी पेस्ट कर ही सकते हो। अब ये करने के बाद 2 रेशियो फाइंड करेंगे, कौन सा? टाइम और सेल्स रेशियो। चलिए वर्किंग बना रहा हूं। जनवरी से दिसंबर का कैलेंडर बना दिया, इनकॉर्पोरेशन की दीवार 1 मार्च में लगा दी। यहां तक क्लियर है क्या? पक्का? एनी डाउट? चलिए अब टाइम रेशियो निकालूंगा। तो इनकॉर्पोरेशन का पहले कितना मंथ्स है और उसके बाद 10 रहेगा, 2 1s एंड 2 5s, तो मेरा टाइम रेशियो 1:5। सेकेंड रेशियो कौन सा ढूंढूंगा मैं? सेल्स। तो सेल्स का एडजस्टमेंट में इंफॉर्मेशन रहेगा। सेल्स आर ऑफ वन कमोडिटी, हम एक ही सामान बेच रहे हैं एट अ फिक्स प्राइस एंड द एवरेज ऑफ मंथली सेल्स फॉर फर्स्ट 2 months was 1/2। कल कुछ ऐसा ही किया था हमने, 2/3 1/3, अगर आपको ध्यान में होगा तो यहां पे उसने क्लियर बोला है कि हम एक ही कमोडिटी का सामान बेचते हैं और जो हमारा पहले 2 मंथ का, फर्स्ट 2 month का जो मंथली सेल्स है फॉर फर्स्ट 2 month was 1/2 ऑफ एवरेज मंथली सेल फॉर द रिमेनिंग मंथ्स ऑफ द ईयर। तो कैसे सॉल्व होगा ये? बोलो, क्या लिखोगे? सेल्स कितना लिखोगे और कितना आएगा? पहले 2 महीने के लिए सेल्स क्या लिखोगे और रिमेनिंग 10 महीने के लिए क्या? बोलो, पहले 2 मंथ का जो सेल्स है वो 1/2 है रिमेनिंग मंथ्स का, बस इतना ही बोला है। तो आप इधर कितना लिखोगे, इधर कितना लिखोगे? क्लियर बोला, एकदम क्लियर बोला उसने। इधर 1 तो उधर 2, क्यों ऐसा? तो इधर अगर 2 है तो उसका हाफ इधर 1, ऐसा आप कहना चाह रहे हो। और बस यही सबके दिमाग में यही है, कुछ नहीं है। अरे सिंपल सेंटेंस में बोल रहा हूं कि पहले 2 महीने में जो सेल्स है ना वो रिमेनिंग मंथ्स का जो है हाफ है, ऐसे ही बोल रहा है। 1/2 यही बोला ना उसने, 1/2 ही बोला ना, 1/2 मतलब अगर इधर 1 है तो इधर हाफ है, ऐसा भी बोल सकता हो। इधर 2 है तो इधर 1 है, इधर 100 है तो इधर 50 है, वो आपकी मर्जी। तो ये सेंटेंस नहीं समझ पा रहे आप लोग। तो यहाँ पे अगर 2 है तो यहाँ पे कितना है? 1 है। समझ में आया? मंथली है, मंथ से मल्टीप्लाई करो चलेगा, नहीं करो कोई इश्यू नहीं है। तो 1 into 2 months, यहाँ पे 2,
2 इंटू 10 मंथ्स, यहाँ पे 20, 2 और 20, वंस और टेंस, वंस और टेंस, सेल्स रेशियो 1:10। समझ में आ गया क्या? अब मंथ से ही मल्टीप्लाई क्यों कर दिया? क्योंकि क्लियर वर्ड में था मंथली, क्लियर बोला था, मंथ, हाफ, 1 मंथ ऐसा बोला हुआ है, तो हमने ऐसे सॉल्व किया। अंडरस्टूड? पक्का? दोनों रेशियो कंप्लीट। अब नॉर्मल सम हो गया है, अब जैसा बोला है वैसे सॉल्व करूंगा। द शेयर्स एंड द डिबेंचर्स वेर इश्यूड टू द वेंडर ऑन 1 अप्रैल। अब ये है क्या? अगर आपने पहले लाइन में पढ़ा रहेगा तो यहाँ पे दिया था, हमने जो बिजनेस परचेज किया था, कितने में परचेज किया था? 6 लाख रुपए में। तो 6 लाख दिया कैसे? तो 6 लाख में मैंने 30,000 इक्विटी शेयर 10, तो 30,000 इंटू 10, 3 लाख का इक्विटी शेयर दिया और 3,100 रुपए का डिबेंचर दिया, मतलब 3 लाख का डिबेंचर दिया। 3 लाख का शेयर, 3 लाख का डिबेंचर, 6 लाख रुपया हो गया। हमने मतलब जिसने बिजनेस खरीदा है, उसने जिससे बिजनेस खरीदा उसको शेयर्स भी दिया है और उसको डिबेंचर भी दिया है, बट कौन से तारीख को? तो वही एडजस्टमेंट में दिया था। क्या दिया है एडजस्टमेंट में? द शेयर्स एंड द डिबेंचर्स वेर इश्यूड टू द वेंडर ऑन 1 अप्रैल। मतलब जो भी शेयर्स है या जो भी डिबेंचर्स है आपने जो इशू किया है वो कभी इशू किया है? 1 अप्रैल को किया है। बिजनेस तो आप जैन से टेक ओवर करके रखे हो, बराबर है? तो अपने जनवरी, फरवरी, मार्च, 1 अप्रैल, मतलब अप्रैल तो नहीं बट 3 महीने का ब्याज तो लगेगा ही। किस पे? डिबेंचर्स पे। तो कोई इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर करके कुछ दिख रहा है क्या? देखो जरा, डिबेंचर इंटरेस्ट किधर तो देखा है अपन ने, डिबेंचर इंटरेस्ट दिख रहा है। तो ये डिबेंचर इंटरेस्ट कितने महीने के लिए लिया रहेगा मैंने? डिबेंचर इंटरेस्ट कितने मंथ्स के लिए रहेगा? 3 महीने के लिए। पक्का? हाँ, डिबेंचर इंटरेस्ट कितने महीने के लिए रहेगा? 9 मंथ्स के लिए। डिबेंचर इशू किधर होता है? पोस्ट में आता है, तो उसका इंटरेस्ट पोस्ट में ही रहेगा, उसको प्री में लिख सकते हैं क्या? तो सर फिर ये 1 अप्रैल का खेल किसके लिए है? डिबेंचर इशू कर दिया है तो मुझे जो भी ब्याज मिलेगा वो पोस्ट में मिलेगा, प्री में नहीं मिलने वाला है। तो ये जो 1 अप्रैल का डेट दिया है वो डिबेंचर इंटरेस्ट के लिए नहीं दिया है, वो डेट दिया है इंटरेस्ट ऑन पीसी के लिए, परचेज कंसिडरेशन के लिए। और यही कौन से इसमें डिवाइड होगा? 1, 2 और 3 महीने में। डिबेंचर इंटरेस्ट नहीं, डिबेंचर इंटरेस्ट तो स्पेसिफिक है, अब मैंने देखो डिबेंचर दे दिया, पोस्ट में ही आने वाला है, उसका ब्याज भी पोस्ट में ही जाएगा। लेकिन इंटरेस्ट ऑन पीसी जो है इसे हमको कौन से रेशियो में डिवाइड करना पड़ेगा? 1, 2 और 3 महीने के रेशियो में, मतलब 2:1 में। वैसे ही शेयर ट्रांसफर फीस जो आपको मिला है, आपको जो इनकम हुआ है, ये कब तक के लिए मिला है? अप्रैल तक के लिए मिला हुआ है, तो इसको भी हमको कौन से रेशियो में बांटना पड़ेगा? प्री एंड पोस्ट के रेशियो में, 2 मंथ्स एंड 1 मंथ के रेशियो में। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं या बाउंसर गया? वापस एक बार मयूरी ध्यान दे, शेयर्स या डिबेंचर हमने 1 अप्रैल को दिया हुआ है, तो वो बोलना इसलिए चाह रहा है कि शेयर का फीस, डिबेंचर का फीस कहां जाएगा? पोस्ट में जाएगा। लेकिन इससे एक बात तो समझ में आ रहा है कि जो इंटरेस्ट ऑन पीसी आप लोगे ना, तो इंटरेस्ट ऑन पीसी क्योंकि आपने अप्रैल को पेमेंट किया है, तो हमने जो इंटरेस्ट चार्ज किया है वो 3 महीने के लिए चार्ज किया है। शेयर्स का पैसा, डिबेंचर्स का पैसा, ये सब स्पेसिफिक है, पोस्ट में ही जाएगा, प्री में आने वाला नहीं है। लेकिन इंटरेस्ट ऑन पीसी जो है वो प्री और पोस्ट में बटेगा। कौन से रेशियो में? तो 2:1 में। समझा क्या बोला मैंने? ये डेट क्यों दिया है समझ में आया क्या? क्या बाउंसर है अभी भी? खुशहाली नहीं समझा? महेश लिमिटेड था, एक नॉर्मल बिजनेस था, ये अपने आप को इनकॉर्पोरेट करवाता है, मतलब रजिस्टर करवाता है। जैसे वो रजिस्टर करवा रहा है तो इसने जो शेयर होल्डर्स है उनको बोला भाई अब तुम लोग मालिक बन गए, बराबर में कंपनी के मालिक बने, मैं आपको शेयर्स देने वाला हूँ, मैं आपको डिबेंचर्स देने वाला हूँ, मेरी कंपनी के शेयर होल्डर हो, मेरी कंपनी के डिबेंचर होल्डर हो आप, बराबर। तो इनको मुझे 6 लाख रुपया पे करने का पीसी, बराबर। वो मैंने पे कब किया? इनको 1 अप्रैल को पे किया, मतलब शेयर ट्रांसफर फीस भी अप्रैल को ही आया रहेगा, डिबेंचर भी 1 अप्रैल से ही चालू हुआ रहेगा, तो इसका जो भी खर्चा या जो भी फायदा है वो सब पोस्ट में ही आएगा, प्री में आएगा क्या? नहीं। लेकिन इसने बोला सर आप 3 महीने के बाद पैसा दे रहे हो
तो आपसे हमें इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। आप अप्रैल में दो, मई में दो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन जब तक आप पैसा नहीं देते हो तब तक मैं आपसे इंटरेस्ट चार्ज करूंगा पीसी पे। समझ में आया क्या? तो ये इंफॉर्मेशन पीसी के लिए था, और सिर्फ इतना जानना था कि शेयर ट्रांसफर या डिबेंचर जाएगा किधर। अगर वो नहीं भी बोलता तो ये मेरे दिमाग में था कि शेयर ट्रांसफर जो होता है शेयर्स पोस्ट में आता है, डिबेंचर पोस्ट में यहाँ आता है। समझ में आया? तो ये एडजस्टमेंट कहीं ना कहीं इंटरेस्ट ऑन पीसीए बोला नहीं है, बट समझना पड़ेगा आपको। ये क्लियर हुआ? हाँ, वही समझते हैं अपन। देखो यहाँ पे लिखा है इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम वॉज पेड ऑन पीसी कंसिडरेशन फ्रॉम 1 Jan टू द डेट ऑफ सेटलमेंट। 6 लाख रुपया है, ये 6 लाख रुपया है। 6 लाख के ऊपर 6% कैलकुलेट करो। 6 लाख के ऊपर 6% कैलकुलेट, कितना आ रहा है? 36,000 पूरे साल का आ रहा है। हमने कितने महीने के लिए चार्ज किया रहेगा? 1 2 3, तो 36,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 12 करो, देखो 9,000 रुपया आ रहा है इंटरेस्ट ऑन पीसी, है ना? तो ये एडजस्टमेंट भी ऐसे ही दे दिया है, हमने ऑलरेडी देखा है एक्सपेंसेस में, खाली क्रॉस चेक करने के लिए राइट है या रॉन्ग, बस उसके लिए। समझा या नहीं? दोनों एडजस्टमेंट समझा है? तो इस हिसाब से इंटरेस्ट ऑन पीसी को हमने डिवाइड किया है 2:1 में। 9,000 को इंटू 2 डिवाइड बाय 3 कर दोगे तो 6,000 और 3,000 आ जाएगा। समझा? ये दोनों एडजस्टमेंट साथ में सॉल्व हो गया है। क्लियर है मनीषा? नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 4, फर्नीचर वॉज सोल्ड ऑन 1 Feb। 1 Feb को बेचा है, तो उसका लॉस भी 1 Feb को ही हुआ रहेगा, हाँ या नहीं? फर्नीचर वॉज सोल्ड ऑन 1 Feb, तो देखो यहाँ पे लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर दिख रहा है, बराबर है? तो ये लॉस कभी हुआ रहेगा? जिस दिन आपने बेचा है। आपने बेचा तो फरवरी में, मतलब प्री में बेचा है, तो ये स्पेसिफिक हो गया, किधर आएगा? प्री में, पोस्ट में नहीं। अंडरस्टूड मंगू? उसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दिख रहा है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, हाँ सर, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज इन द रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड बाय द कंपनी ऑन 1 April। हमने इन्वेस्टमेंट कभी किया था? 1 April को किया है, और उसका ही वो इंटरेस्ट है। तो मतलब जो भी इंटरेस्ट मिला वो यहां से मिला रहेगा यहां तक के लिए, उसमें इसका कोई लेन देन है क्या? मतलब पूरा का पूरा किधर आएगा? पोस्ट। प्री में आएगा क्या? नहीं। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट स्पेसिफिक किधर चले जाएगा? पोस्ट में। समझाइए। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? नंबर ऑफ स्टाफ इन प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड वॉज एंड इट वॉज इंक्रीज टू 15। अब देखो पिछला और इसमें ना बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है। पहले 3 एम्प्लॉय थे, बाय 6 हमने बढ़ाया था, तो 9 किया था, याद है? पर यहां पे ऐसा नहीं है। पहले 10 एम्प्लॉय थे, इट वॉज इंक्रीज टू 15, बाय नहीं, टू 15। एकदम क्लियर बोल, देख लो। पहले जो स्टाफ मेंबर्स थे प्री इनकॉर्पोरेशन में 10 ही थे, इट वॉज इंक्रीज टू 15 इन द पोस्ट, मतलब मैक्सिमम 15 लोग ही रहेंगे। इन शॉर्ट 5 बढ़ाया ना, पहले 10 था, बाय 5 ऐसा वर्ड नहीं बोला, 215 बोल दिया, मतलब पहले 10 थे, अब और 5 बढ़ा के उधर कितना कर दिया? 15। समझ में आया? तो अब एम्प्लॉय का रेशियो कितना हुआ? 10 और 15। 10:25 नहीं, 10:25 नहीं। या अगर इधर वर्ड बाय बोला रहता ना, इधर बाय 15, मतलब और 15 बढ़ा दिया, तो ये 10 था और 15 बढ़ाया तो इधर 25 हो गए, ऐसा नहीं है। 215 मतलब यहाँ पे 15 है और पहले 10 था। ये समझा क्या? 215 in the post incorporation period assuming that the rate of payment is same in all the cases। मतलब पगार सबको सेम ही दे रहा हूं मैं, तो पगार कौन से रेशियो में बटेगा? एम्प्लॉय के रेशियो में, टाइम रेशियो में नहीं। 10 और 15 के रेशियो में, 5 2 5 3 2:3 में। सैलरी बनाए, यस सैलरी बनाए। सैलरी कितना है? 3,40,000, तो 3,40,000 टाइम रेशियो में नहीं, एम्प्लॉय रेशियो 10:15 यानी कि 2:3। समझाइए पक्का? 2:3 कैसे आया समझाइए। चलिए तो डिवाइड कीजिए, कितना आ रहा है? डिवाइड करो, डिवाइड। 1 लाख
1,36,000 और दूसरा 20 लाख 20 लाख 2,04,000 बराबर है। और मुझे तो नहीं लग रहा है ऐसा कुछ आ रहा है, आप लोग को लग रहा है तो सही है, वही आएगा ना 1,36,000 एंड 2,04,000 टोटल करो, देखो हो जाएगा। आपको कितना दिया था? 3,40,000 आ रहा है कि देख लो, आ रहा है ना, बराबर आ गया ना, वेरी गुड, आ गया पाटिल, आएगा करके देख। 3,40,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 3 1,36,000 2,04,000 आ गया। क्लियर है? क्लियर है यहां तक? अब जरा ध्यान देना, प्रशांत मेरे तो जॉब कर रहा था, ऐसे मेरे पास 10 लोग जॉब कर रहे थे, तो प्री में जो पगार था वो कितने लोग का था? 10 लोगों का था। पोस्ट में कितने लोग हो गए? 15। तो पोस्ट में पगार कितने लोग का हो गया? 15 लोगों का। 5 लोग एक्स्ट्रा बढ़ गए ना, हाँ या नहीं? पगार के बारे में बोला था यहां पे, assuming that the rate of payment is same in all the cases, मतलब पहले भी पगार उतना ही था, अभी भी पगार उतना ही। तो मेरा लॉजिक ये कहता है कि अगर एक एम्प्लॉय था तो एक का पगार एग्जाम्पल के लिए 10,000 है, तो एक एम्प्लॉय का 10 और 10 एम्प्लॉय तो ₹1,00,000 पगार। हाँ, बट वो कितने महीने का हुआ? तो 5 महीने के लिए 5 लाख पगार होएगा 10 एम्प्लॉय का। लेकिन वही जगह पे जब मैं इधर आ जाऊंगा तो क्या पगार 5 लाख आएगा? क्यों? एम्प्लॉय बढ़ गया। जब एम्प्लॉय बढ़ गया तो यहाँ पे जो पगार है मंथली वो भी बदल गया। जहां पे 1,00,000 पगार आ रहा था एक महीने का 10 एम्प्लॉय का, तो यहाँ पे कितना आएगा? 1,50,000। कुछ समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूं मैं बोलना ये चाह रहा हूं कि जैसे ही आप एम्प्लॉय बढ़ा रहे हो तो आपका जो मंथली एक्सपेंसेस है वो बढ़ रहा है, पगार बढ़ रहा है ना। पहले मंथली उसने बोला था पगार तो सेम रहेगा इन ऑल द केसेस, जब उसने बोला पगार सेम रहेगा मतलब पहले भी ₹1,00,000 पगार आ रहा तो अभी भी ₹1,00,000 पगार चाहिए ना मेरे को, लेकिन एम्प्लॉय बढ़ाने से पगार बढ़ रहा है। तो वो चीज को सॉल्व करने के लिए अगर आपने यहाँ पे ध्यान दिया, मैंने कुछ किया है, टाइम रेशियो लिखा है और एम्प्लॉय रेशियो लिखा है। टाइम रेशियो लिखा है, एम्प्लॉय रेशियो, टाइम रेशियो लिखा है, एम्प्लॉय रेशियो लिखा है, दिख रहा है? तो इधर एम्प्लॉय का रेशियो कितना है? 2 इंटू टाइम कितना है? 1:5 था ना। यहां पे एम्प्लॉय कितना है? 3 और टाइम कितना है? 5। तो 2 1 3 5 कुछ दिखा? कुछ दिख रहा है? क्या किया मैंने यहाँ पे? मैंने यहाँ पे ये किया कि डायरेक्टली एम्प्लॉय रेशियो नहीं लिया है। क्यों? क्योंकि पगार उसने बोला है assuming that the payment is same in all the cases। अगर ये सेंटेंस नहीं रहता तो तुमने जो किया था ना 1,36,000 2,00,000 राइट आंसर था। इधर ये वर्ड के वजह से ये ट्विस्ट आया, नहीं तो नहीं रहता। इधर उसने क्लियर बोला था कि पगार पोस्ट में पहले 10 थे फिर 15 थे, 2:3 में डिवाइड कर दो, बहुत बेसिक था। assuming that the rate of payment is same in all the cases। तो मैंने अभी एग्जाम्पल कैसे दिया? एक एम्प्लॉय के लिए 10,000, 10 एम्प्लॉय के लिए ₹1,00,000 एक महीने का। लेकिन वही यहाँ पे 15 एम्प्लॉय के लिए कितना हो गया? ₹1,50,000 हो गया। तो पगार पर मंथ तो सेम नहीं निकला ना? निकला क्या? नहीं। वहां पे एक महीने का 1,00,000 दे रहे, बट यहाँ पे एक महीने का 1,50,000 दे रहे, तो कहाँ सेम हुआ? बस उस चीज को सॉल्व करने के लिए हमने टाइम रेशियो से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर हुआ? तो इसलिए अब यहाँ पे प्री में 1 2 2 5 3 15, तो अब हमारा रेशियो क्या आ जाएगा? 2:15। अंडरस्टूड? 3,40,000 3,40,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 17 करो, 40,000। यहां पे आ जाएगा आपको 40,000 और इधर आ जाएगा 3,00,000। समझ में आया? सर आपको समझता है, हमको कैसे समझेगा ये लॉजिक? नहीं बराबर, ये डाउट मेरे को भी है बराबर।
हाँ, तो वो चीज को मैं समझाने के लिए, मेरा काम है ना, टीचर का काम वो समझाना है, तो आपको समझा रहे कि यहां तक तो मैंने पढ़ा, तो मुझे तो यही लगा ना सर एम्प्लॉय है एम्प्लॉय, क्योंकि इसके पहले भी तो सेम था। तो आपने उधर एम्प्लॉय रेशियो लिखा, ऐसा टाइम बीम तो किया नहीं था सर, अभी कर रहे हैं सर, बराबर है। वहां की सेंटेंस में अगर आप सेम करो तो वहां पे लिखा था सैलरी विल बी सेम। यहां पे सेंटेंस में क्या दिया है, अज्यूमिंग द रेट ऑफ पेमेंट इज सेम इन ऑल द केसेस। मतलब ये हुआ कि जो भी तुम्हारा मंथली पगार मिलेगा एम्प्लॉय को, वो प्री हो या पोस्ट हो, इट विल बी कॉमन। इसलिए हमने यहां पे एम्प्लॉय को टाइम रेशियो से मल्टीप्लाई किया है। क्लियर हुआ सेंटेंस? आप पिछला सम भी देखना, आपको समझ में आएगा दोनों में सेंटेंस फ्रेमिंग में कितना डिफरेंस है। डन है इतना? तो सैलरी को कैसे डिवाइड किया, समझा ये बात? ध्यान रखना, एम्प्लॉय जब आता है तो मोस्टली एम्प्लॉय रेशियो में ही बढ़ता है। अगर एम्प्लॉय नहीं रहता तो सैलरी कौन से रेशियो में बढ़ता है, टाइम रेशियो में। क्लियर है? पक्का? ट्विस्ट है, समझोगे प्रैक्टिस करोगे तो चीजें अपने आप क्लियर होती है आपको। नेक्स्ट एडजस्टमेंट में जाता हूं, 7th वाले एडजस्टमेंट में, रेंट अप टू 31 अक्टूबर। अब देखो यहां पे दिया है रेंट 31 अक्टूबर तक कितना था, 18,000 पर ईयर। तो अपने को पर मंथ चाहिए, क्योंकि मंथली कैलकुलेशन करता हूं मैं, तो 18,000 को डिवाइड बाय 12 कर दो, तो देखो कितना आ रहा है, 18,000 डिवाइडेड बाय 12 करो, 1,500 रुपए पर मंथ हो गया। मतलब जनवरी से लेके अक्टूबर तक मेरा रेंट रहेगा 1,500 रुपए। आगे बोला है आफ्टर विच इट वॉज इंक्रीज टू 36 पर ईयर। 236 मतलब 36,000 हो गया पर ईयर। इसको डिवाइड बाय 12 कर दो तो 3,000। तो अब ये 2 महीने का रेंट कितना रहेगा, 3,000। बाकी सब कितना रहेगा, 1,500। तो रेंट का कैलकुलेशन किया है 1,500, और यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया 1,500 इंटू 2 एंड 1,500 इंटू 8 अक्टूबर तक, और उसके बाद 3,000 इंटू 2 मंथ्स के लिए। तो यहाँ पे रेंट आपको आया 3,000, इसको 12,000 और इसको 6, 12 और 6 कितना, 18 और 3, 18 और 3 कितना हो गया, 18 और 3 कितना हो गया, 21,000। रेंट कितना दिया है, 21,000 दिया है वर्किंग नोट के अंदर, 3,000 और 18,000। समझा भी? नेक्स्ट उसके बाद प्रिपेयर, खत्म हो गया। ग्रॉस प्रॉफिट कौन से रेशियो में बढ़ता है, सेल्स रेशियो क्या है, 1:10। तो 11 है तो 7,26,000 इंटू 1 डिवाइड बाय 11 कर दो, 66 उधर बैलेंस डाल दो अभी 6,60,000। फिर शेयर ट्रांसफर बताओ किधर जाएगा, बोल दिया मैंने इसके बारे में पहले भी, पोस्ट में जाएगा। स्पेसिफिक है, सीधा सीधा पोस्ट में जाएगा। ऑफिस का खर्चा कौन से रेशियो में बढ़ता है, टाइम रेशियो क्या है, 1:5 है। तो 24,000 इंटू 1 डिवाइड बाय 6 करोगे, 6 4 4,000 और 20,000। फिर उसके बाद सेलिंग एक्सपेंसेस सेल्स रेशियो में जाएगा। सेल्स रेशियो क्या है, 1:10 है, तो 6,000 और 60,000, 66,000 है ना, बराबर। फिर कैरेट, ये भी सेल्स रेशियो में जाएगा, 1,000 और 10,000। फिर डिबेंचर किधर जाएगा, स्पेसिफिक रहेगा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में। फिर डायरेक्टर भी स्पेसिफिक है, पोस्ट में ही जाएगा। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस किधर जाएगा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहां जाएगा, स्पेसिफिक पोस्ट में ही जाएगा। और कुछ, हाँ, ऑडिट फीस टाइम रेशियो में बांट देंगे इसको। क्लियर? इनकम माइनस एक्सपेंस कर रहे तो यहाँ पे अपने को लॉस आ रहा है, और लॉस को हम लोग कहते हैं गुडविल। यहाँ पे प्रॉफिट आ रहा है, इसी को आप प्रॉफिट एंड लॉस ही कहते हो। कितना है, 1,64,000, इसमें से 2,000 माइनस कर दो, 1,62,800 आ जाएगा, क्योंकि ये लॉस है तो माइनस होगा प्रॉफिट से। अभी समझा सम? पक्का? 6 लेक्चर्स हो गए, मैं ऑलमोस्ट 12-13 लेक्चर्स इसी टॉपिक का लेने वाला हूँ, ताकि कंप्लीट हो जाए अच्छे से। ठीक है, चलिए तो फिर आज के क्लास में इतना ही रहेगा। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।